Welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today's it is our 22nd lecture, and in this lecture we will discuss about Public Financial Management System PFMS. तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे क्या होता है ये PFMS. तो डिटेल एनालाइज करेंगे इसको, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का. अभी तक हमने सभी टॉपिक्स जो हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के सीरियल वाइज हमने सभी डिस्कस कर लिए. अगर आपने मिस किए है कोई वीडियो, आपने अगर नहीं देखे हैं टॉपिक, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सीरियल वाइज सभी टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को सभी को सीरियल वाइज देख सकते हैं, क्योंकि सीरियल वाइज ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. आप सीरियल वाइज ही इसको देखिएगा. जो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है बेसिक टर्म्स, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद सभी सीरियल में लेक्चर्स हैं. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की ई बुक भी बनाई है. तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, ई बुक जो कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का कंप्लीट जो सिलेबस है उसको पूरा कवर कर रही है विद एमसीक्यूज. जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हर टॉपिक के एंड में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, एक्सरसाइजेज दी हैं एमसीक्यूज की. तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं. इस बुक की कॉस्ट है 99 रुपीज़ में आप ये बुक को परचेज कर सकते हैं. इसमें अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के सारे टॉपिक्स जो हैं, हर एस्पेक्ट हमने कवर किया है. तो इस बुक के कुछ सैम्पल्स इस वीडियो में मिल रहे हैं. ये हमारी बुक, इसको आप परचेज करने के लिए आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप मैसेज करना है, 9419265308 पे आपने मैसेज करना है. वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी. और ये हमारी बुक, इसमें सभी एस्पेक्ट्स हमने अकाउंटेंसी की सभी यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं. ये देख सकते हैं आप, ये बुक के कुछ सैम्पल पेजेस हैं. तो हमने इसको पिक्चर्स में भी, ताकि इजीली समझ आ सके, सब कुछ पिक्चर्स और टेबल फॉर्म में जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है. उसके बाद एमसीक्यूज, जो हर टॉपिक के एंड में एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, वो सब, ताकि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यू जब आप करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. सभी जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसके हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म में, जैसे कैश बुक है तो कैश बुक कैसी होती है वो सब हमने दिखाया हुआ है. जर्नल है तो जर्नल कैसा होता है रियल में, वो सब कुछ उसकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं. तो ये कुछ सैम्पल्स हैं जो हमारी ई बुक है उसकी. आप इसको परचेज कर सकते हैं. आप अगर अपनी स्टडी को और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं. गाइस, मोस्टली ये होता है कि हम अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ते और हम ऐसे ही बुक्स पढ़ते रहेंगे जो कि जिसमें एग्ज़ाम की कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी. उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, तो इसीलिए हमें मार्क्स कम मिलते हैं. एग्ज़ाम में मेन पढ़ने का मेन फॉर्मूला यही है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक हमें छोड़ने हैं और क्या पढ़ने हैं. तो हमें छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम रिलेटेड क्या क्या मटेरियल पढ़ना है, ताकि हम ये ना हो हम ऐसे ही पढ़ते रहें और उससे एग्ज़ाम में कुछ भी ना आए या फिर बहुत कम आए. तो इसलिए हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी स्टडी को करना है. तो इसमें जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरह के ये फ्रेम किया हुआ है ई बुक. तो एमसीक्यूज भी उसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं. तो ये आप परचेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप आपको नंबर दिया गया है 9419265308. वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके इसको परचेज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज टॉपिक. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का. आई होप आपने पीछे वाले सभी टॉपिक्स देख लिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देख लीजिएगा. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स PFMS. तो क्या है ये PFMS? तो जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको अर्लियर हम क्या कहते थे, इसको बोलते थे सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब CPSMS. इसका पहले नाम क्या था, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, CPMS. तो ये एक, आप इसको याद रखिएगा. इधर से MCQ भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम को अर्लियरली हम क्या कहते थे. तो इसको कहते थे सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम. तो इसको गाइस अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है. क्या है ये? इज़ अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ये है वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये. इसको डेवलप और इम्प्लीमेंट किसने किया है? इसको डेवलप और इम्प्लीमेंट किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मीन CGA.
जो ये PFMS है, इसको ये क्या है, ऑनलाइन वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसको डेवलप किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने, मतलब CGA ने। और CGA किसके अंडर आता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसको डेवलप किया है CGA ने, और ये क्या है, वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये भी पूछ सकते हैं PFMS क्या है, ये कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, या फिर ये 2-3 स्कीम्स का नाम दे देंगे कि ये वाली स्कीम है, हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है कोई, या ये ऑनलाइन पोर्टल है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री का, या जी आ जाएगा कि एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया है CGA ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज़ अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ये जो फर्स्ट पैरा है इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले ये अर्लियर इसको क्या कहा जाता था, फर्स्ट, और ये क्या है, वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सेकंड। और थर्ड क्वेश्चन है ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो आ जाता है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, CAG लिख सकते हैं, CGA लिख सकते हैं, हमारा कुछ और लिख सकते हैं इसमें ऑप्शंस में, नन ऑफ दीज कर सकते हैं। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर है, CGA मीन्स कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। वहाँ पे शॉर्ट भी पूछ सकते हैं CGA, तो हमें ये पता होना चाहिए कि CGA क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन बन जाता है, वो कौन सा है कि जो PFMS है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, या HRD मिनिस्ट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है इसी में हमारे 4 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से, ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इनको आप ध्यान से माइंड में रखिएगा, और अगर आप इनको नोटबुक में शॉर्ट नोट करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसको मेन पॉइंट्स हैं जो वो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे या ऐसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको वो दिमाग में रहेंगे कि आप क्वेश्चन बेस्ड उसको नोट करें। तो फर्स्ट पैरे में हमारे आगे 4 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम क्या है। जो PFMS है वॉज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग 2009। तो इनिशियली ये कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में। तो ये भी पूछ सकते हैं PFMS कब स्टार्ट हुआ था, 2009, 2010, 2012, 2005। तो हमें पता होना चाहिए PFMS इनिशियली कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में। हमारे यहाँ तक हो गए 5 क्वेश्चन हमारे यहीं पे हो गए। 2009 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये कब इनिशियली स्टार्ट हुआ, 2009 में एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यहाँ पे स्टेट सेक्टर स्कीम भी पूछ सकते हैं, स्टेट स्कीम। तो ये हमें पता होना चाहिए ये कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव्स थे ट्रैकिंग फंड्स रिलीज्ड अंडर ऑल प्लान स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रैक करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने जो फंड्स रिलीज किए हैं अंडर ऑल प्लान स्कीम, सभी प्लान की स्कीम्स के अंडर जो उसने फंड्स रिलीज किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको ट्रैक करना। मतलब जो फंड्स रिलीज हैं उनको ट्रैक करेंगे हम विद PFMS। PFMS क्या है, ये वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और ये क्या करेगी, ट्रैक करेगी हमारे फंड्स को जो कि रिलीज किए हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ट्रैकिंग फंड्स। इसमें और कुछ ऑप्शन दे सकते हैं कि ये पब्लिक को कोई स्कीम्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए वो प्रोवाइड करती है, या ये कोई और स्कीम है उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है कि ये ट्रैक करती है फंड्स रिलीज्ड अंडर ऑल प्लान स्कीम्स। अब यहाँ पे नीचे ये भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इसकी जगह लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। तो हमारा क्या आंसर होगा, वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें पता होना चाहिए PFMS किसके अंडर आता है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जो स्कीम्स चलाई हैं उनके जो फंड्स हैं उनको ट्रैक करता है। तो इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एट ऑल लेवल ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये रियल टाइम रिपोर्टिंग देता है। रियल टाइम मीन्स क्या हो गया कि एज अ लाइव, जैसे कि इस टाइम पे क्या रिकॉर्ड्स जो चल रहे हैं, कितना ट्रैक हुआ है, वो लाइव जो है रिपोर्ट करेगा पीछे, रियल टाइम। मतलब अभी के वक्त कितना है, उसके आधे घंटे के बाद कितना ट्रैक करेगा,
जो जो ऐसे ट्रैक कर रहा है जो फंड्स को, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। तो वापस एक बार नज़र मार लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएफएमएस, इसको वापस एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम है, CPSMS, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। उसका वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। थर्ड इसको इम्प्लीमेंट करता है CAG, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद इनिशियली स्टार्ट हुआ था 2009 में। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्लानिंग कमीशन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि ट्रैक करना फंड्स को जो कि रिलीज़ किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद आता है कि ये किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स को ट्रैक करता है। उसके बाद ये रियल टाइम रिपोर्टिंग करता है। तो हमारे इन्हीं 2 पैराग्राफ्स में हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो 9 क्वेश्चंस यहाँ से हमारे निकल सकते हैं फर्स्ट 2 पैराग्राफ से। तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 2013, तो 2013 में क्या हुआ, द स्कोप वॉज इनलार्ज टू कवर डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज अंडर बोथ प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम्स। तो 2013 में क्या हुआ, जो पीएफएमएस का जो स्कोप है उसको इनलार्ज कर दिया, उसको बढ़ा दिया स्कोप को। और स्कोप में क्या क्या कवर किया, और डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज, जो बेनिफिशरीज हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनको डायरेक्ट पेमेंट करना, तो वो भी इसके स्कोप में आ गया कि जो वेरियस स्कीम से जो पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है उनके अकाउंट में, तो उनको भी ट्रैक करना, वो भी इसके अंडर आ गया पीएफएमएस के अंडर। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि कौन से ईयर में जो पीएफएमएस है इसके स्कोप को इनलार्ज किया गया था। तो आंसर क्या है 2013। और इसमें क्या क्या और कवर किया गया था जब 2013 में इसके स्कोप को इनलार्ज किया गया था, तो क्या किया था, डायरेक्ट पेमेंट टू द बेनिफिशरीज अंडर बोथ प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम्स। तो इसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट बेनिफिशरीज को दी थी किसमें, प्लान स्कीम्स में, नॉन प्लान स्कीम्स में, बोथ प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम्स में, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है, बोथ प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम्स। प्लान स्कीम्स कौन सी हैं, जो कि पहले से उनकी प्लानिंग की गई है स्कीम्स को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और नॉन प्लान स्कीम्स वो हैं जिनकी पहले से हमने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, वो सडन एज अ नीड बेसिस जब नीड हुई उस स्कीम की तो वो स्कीम को लॉन्च कर दिया गया, वो आ गए हमारे नॉन प्लान स्कीम्स। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस निकल गए कुछ। 2013 में इसको इनलार्ज किया गया और क्या कवर किया, डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज, उसके बाद प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम। तो 11 क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 2017 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। तो 2013 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 में सॉरी, जो स्क्रैप कर दिया डिस्टिंक्शन बिटवीन जो प्लान स्कीम्स थी और नॉन प्लान स्कीम्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन थी उसको स्क्रैप कर दिया, तो ख़त्म कर दिया। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया कि अंडर पीएफएमएस गवर्नमेंट स्क्रैप द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम ऑन 2015, 2013, 2014 और 2017। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा 2017। तो अबाउट 13 और 14 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए फर्स्ट पेज से ही। तो फर्स्ट पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर एक पॉइंट ऑफ जैसे मैंने एज अ क्वेश्चन आपको समझाया उसी तरह से आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसमें से जो फर्स्ट पेज है इसी में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसी में से पूछे जा सकते हैं। जो फर्स्ट पेज है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पीएफएमएस का क्या है, इज टू फैसिलिटेट अ साउंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एस्टैब्लिशिंग एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम एज वेल एज अ पेमेंट कम अकाउंटिंग नेटवर्क। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पीएफएमएस का, पीएफएमएस क्या होगा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि साउंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, वो डिफरेंट स्कीम्स चला रही है पब्लिक के लिए, और उन स्कीम्स की ट्रैकिंग भी करनी है प्रॉपर कि वो स्कीम्स प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, यानी कितना हम फंड्स रिलीज कर रहे हैं वो पब्लिक तक पहुंच रहा है। यानी उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या
कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है एप्लीकेशन, PFMS। तो ये क्या फैसिलिटेट कर रहा है कि एक साउंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो बाय इस्टेब्लिशिंग एंड क्या करेंगे, एंड एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम होना चाहिए। एक प्रॉपर वे से एक फंड फ्लो सिस्टम होना चाहिए, जो फंड्स रिलीज कर रही है गवर्नमेंट उनका फ्लो एक एफिशिएंट वे में होना चाहिए कि प्रॉपर जिस जिस स्कीम्स में पैसा चाहिए वहाँ पे फंड्स की फ्लो अच्छे से हो, एज वेल एज अ पेमेंट कम अकाउंटिंग नेटवर्क। और जो पेमेंट हो रही है और अकाउंटिंग नेटवर्क है जो गवर्नमेंट का, वो भी प्रॉपर वे में चलना चाहिए। यही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एट प्रेजेंट द एम्बिट ऑफ PFMS कवरेज इंक्लूड्स। तो जो PFMS है इसका एट प्रेजेंट कवरेज क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उनको भी ये कवर कर रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो स्पॉन्सर करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चला रही है वो दोनों कवर करती है। कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और उसके बाद आ गई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो ये भी एक MCQ आ गया हमारा कि PFMS कवर्स इंक्लूड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, नन ऑफ दीज आर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा क्या ऑप्शन है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी कवर करता है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी ये कवर करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, यहीं से निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, PFMS है ये प्रोवाइड करता है वेरियस स्टेक होल्डर्स विद अ रियल टाइम रिलायबल एंड अ मीनिंगफुल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो PFMS हमने अभी देखा था क्या प्रोवाइड करता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम रिलायबल और मीनिंगफुल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। जो हमारी स्कीम चल रही है, कोई भी स्कीम है उसमें फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस स्कीम को चला रहे हैं उनको एक प्रॉपर वे में रियल टाइम और रिलायबल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उन फंड्स के फ्लो की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रॉपरली उनको ट्रैक करता है PFMS। एंड एन इफेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और जब एक जो हमारी रियल टाइम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्टेक होल्डर्स को, उससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, वो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिवली कोई भी डिसीजन लिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसके अंडर आता है, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर आता है। अंडर ये इसे किसको कवर करता है, DBT को भी कवर करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं पब्लिक को। और 2017 में अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इसने स्क्रैप कर दिया था डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को। तो नेक्स्ट देखते हैं, PFMS इज इंटीग्रेटेड विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। तो ये इंटीग्रेटेड है हमारी कोर बैंकिंग सिस्टम, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उससे इंटीग्रेटेड है। जो हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है उससे इंटीग्रेटेड है। कैसे, जैसे कि पर्सन के अकाउंट में पैसा डालना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। जो बेनिफिशियरी है उसका बैंक अकाउंट है, उसमें पैसा जा रहा है, तो ये PFMS उसको ट्रैक करेगा कि कितने लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा गया है, कितना पैसा गया है, फंड्स कौन से बैंक में रिलीज़ हुए हैं, कहाँ से कौन सी स्कीम्स में पैसा जा रहा है, ये सब ये ट्रैक करता है। तो ये PFMS ये इंटीग्रेट है कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ। जो हमारी कंट्री के कोर बैंकिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ भी ये इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ PFMS। तो PFMS अभी हमने डिस्कस कर लिया। कुछ और पॉइंट्स हम PFMS क्या है उसके बारे में देखते हैं। PFMS क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड्स जो हमारे उनको ट्रैक करने का मैकेनिज्म है, उनको प्रॉपरली ट्रैक करता है जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स रिलीज हुए हैं। नेक्स्ट है, इट कंपाइल्स, ये कंपाइल करता है, कोलेट करेगा एंड मेक्स अवेलेबल इन रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये इंफॉर्मेशन को कंपाइल करेगा, कोलेट करेगा और अवेलेबल करेगा, हमें देगा, गवर्नमेंट को देगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स की, सभी गवर्नमेंट स्कीम्स की रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उनको कंपाइल करेगा और देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कौन देगा, PFMS सिस्टम। बिसाइड्स
इट इज़ सिग्निफिकेंटली प्रोवाइड गवर्नमेंट रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन अक्रॉस स्कीम। तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन जैसे कि फंड्स हैं हमारे उनको ट्रैक करके देगा, और ये देगा रिसोर्स जो जो अवेलेबल हैं और जो यूटिलाइज हो रहे हैं अक्रॉस स्कीम्स। तो स्कीम्स में जो जो हमारे रिसोर्स हमें अवेलेबल हैं, जो रिसोर्स हमें इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्सेज जो हमें अवेलेबिलिटी है उनकी वो भी दिखाएगा, और यूटिलाइजेशन उनकी दिखाएगा अक्रॉस स्कीम्स में उनकी क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रही है, ये सब दिखाएगा हमें क्या, पीएफएमएस। नेक्स्ट है इन एडिशन, इसके अलावा क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को अलो करेगा टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू अडॉप्ट इन जस्ट इन टाइम अप्रोच। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको अडॉप्ट करना जस्ट इन टाइम अप्रोच। जीआईटी अप्रोच क्या है, जस्ट इन टाइम अप्रोच विद पेमेंट्स मेड ओनली व्हेन दे आर नीडेड। तो क्या होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर है उसको अडॉप्ट करेगा इन जस्ट इन टाइम अप्रोच, और जो पेमेंट है, जो पेमेंट हो रही है उसको कब करेंगे, व्हेन दे आर नीडेड, जब किसी चीज़ की रिसोर्स की नीड होगी तभी उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये अडॉप्ट करता है जस्ट इन टाइम अप्रोच को। अब है हाउ विल इट बेनिफिट गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को कैसे बेनिफिट करता है, तो फर्स्ट देखते हैं, इट एम्स एट प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, मीन्स जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, उसमें कोई माल प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रॉपरली जो रियल टाइम गवर्नमेंट को पता चलेगा कितने फंड्स ट्रांसफर हुए हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, वो सब उसकी जो एक्चुअल डिटेल है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको ये गवर्नमेंट को पहुँचाता है। तो ये क्या प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी, एंड ब्रिंग अबाउट टेंजिबल इंप्रूवमेंट्स इन ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स अक्रॉस द कंट्री। ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है और ये इम्प्रूवमेंट लाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा, और जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं, जो हमारी वेरियस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनमें क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन लाएगा, प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी को, जो इंप्रूव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और किसको इंप्रूव करेगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स चल रही हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी ये इंप्रूव करेगा, पीएफएमएस। नेक्स्ट है सेकंड, द पीएफएमएस एम्स टू हेल्प इन कंप्लीट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग फ्लो ऑफ फंड्स। तो ये मेन एम क्या है, कंप्लीटली ट्रैक करेगा और मॉनिटर करेगा फ्लो ऑफ फंड्स, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनको ये ट्रैक करके देगा, क्या, ट्रैक और मॉनिटरिंग करेगा फ्लो ऑफ फंड्स का जो फ्लो है, फंड्स कहाँ जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो उनको ये प्रॉपरली ट्रैक करेगा और मॉनिटर करके ये किनको देगा, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उनको ये देगा। और क्या करेगा, इंश्योरिंग टाइमली ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो इंश्योर करेगा कि जो फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो टाइमली हो रहे हैं। जैसे हम डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स में देख सकते हैं, नरेगा की हो गया, या किसी भी और जहाँ हमारा सब्सिडी हो गया एलपीजी की, तो ये हमें डायरेक्ट बेनिफिट हमें ट्रांसफ़र मिलता है, डीबीटी हमारे अकाउंट में आते हैं। तो ये भी इनको इंश्योर करता है कि ये टाइमली ट्रांसफ़र हो रहे हैं फंड्स या नहीं, जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके जो फंड्स जो आएंगे वो बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं, टाइमली हो रहे हैं या नहीं, लेट तो नहीं हो रहे। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है, इंश्योर करता है कि टाइमली फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है, इट विल हेल्प गवर्नमेंट टू ascertain actual status of utilization of funds by multiple implementing agencies of central and the state government। तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि जो एक्चुअल स्टेटस है फंड्स के यूटिलाइजेशन का, एक्चुअल स्टेटस गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करता है। जो मल्टीपल एजेंसीज आ गई, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आ गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जैसे आप देख सकते हैं कोई स्कीम होगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करती है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ इंक्लूड होती है। तो डिफरेंट मल्टीपल एजेंसीज आ गई, जो जैसे मिनिस्ट्री आ गई, एक दो मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट होकर कोई स्कीम्स चला रही हैं, या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और आ गए, कोलैबोरेशन है उनका, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन है। तो जो हमारी आगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, मल्टीपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज,
उनको ये एक्चुअल स्टेटस प्रोवाइड करता है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो जो फंड्स के स्टेटस है यूटिलाइजेशन का, वो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं हमारी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टेटस फंड्स के यूटिलाइजेशन का। इसके बाद नेक्स्ट है, इट विल आल्सो कट नीड फॉर पेपर वर्क। तो ये पेपर वर्क भी कम कर रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन एज अ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के हेल्प से ये ट्रैक करता है हमारे फंड्स के को। तो ये क्या करता है, इससे क्या होगा कि हमारा पेपर वर्क जो होगा कम होगा। इन लॉन्ग वे हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ एनी अननेसेसरी पार्किंग ऑफ फंड्स बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, दस मिनिमाइजिंग केस ऑफ डिले एंड पेंडिंग पेमेंट्स। तो क्या है, ये पेपर वर्क इसमें कम होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, पेपर यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। और जो मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग है इसकी, उसकी जो डिले हो जाती है, कई बार क्या होगा कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो क्या कर देती हैं, काम को डिले कर देती हैं। तो वो जो डिले है उसको भी ये क्या करता है, कम कर देता है। इससे जो डिले है ट्रैकिंग और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की जो डिले करती है ट्रैकिंग की, वो ये कम कर देता है और मिनिमाइज करेगा केसेस ऑफ डिले। तो डिले को ये मिनिमाइज कर देगा और एंड पेंडिंग पेमेंट्स टू लार्ज एक्सटेंट। तो मिनिमाइज करेगा केसेस ऑफ डिलेस, जो डिले के केसेस को कम करेगा, और जो पेंडिंग पेमेंट्स बढ़ जाती हैं उनको भी ये लार्ज एक्सटेंट में ये क्या कर देगा, डिले कर देगा। तो हमने वापस देख लेते हैं क्या क्या कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। सबसे पहले ये प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी को। वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उनको प्रॉपर ट्रैक करके रिकॉर्ड्स ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कंप्लीटली ट्रैकिंग करेगा, मॉनिटर करेगा फंड्स के फ्लो को। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, वो जब कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं तो भी उनको ये प्रॉपर स्टेटस, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का स्टेटस ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमने देखा कि इससे क्या होगा, पेपर वर्क की नीड कम हो जाएगी, और जो डिले हो रही है अननेसेसरी जो पार्किंग हो रही है फंड्स की, तो जो डिले हो रही है बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, उसको भी ये कम करेगा और मिनिमाइज करेगा कि जो पेंडिंग पेमेंट्स है उनको लार्ज एक्सटेंट में ये मिनिमाइज करेगा, और केसेस ऑफ डिले के केसेस को भी ये कम करेगा। तो ये आगे कैसे ये गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट, इट विल हेल्प टू प्लग लीकेजेस इन सिस्टम। जो सिस्टम में लीकेजेस हैं उनको भी ये क्या करता है, कम करता है, और हेल्प करेगा टू मैनेज एंड मेंटेन डाटा दैट गवर्नमेंट कैन यूज टू डेवलप मोर साइंटिफिक अप्रोच। तो ये लीकेजेस को कम करेगा, जो फ्लॉज आ जाते हैं गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में उनको भी कम करेगा, और यूज़ करेगा कि वो डेवलप करें, डाटा को मेंटेन करें, और गवर्नमेंट उसको यूज़ करे टू डेवलप मोर साइंटिफिक अप्रोच को वो डेवलप करें। नेक्स्ट है जो PFMS है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेड ऑन फुल स्केल। तो फुल स्केल में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, विल हेल्प यूनियन गवर्नमेंट टू सेव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है उसको ये क्या कर देगा, ये सेव कर देगा। नेक्स्ट है, इट विल अलो द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड एक्सेस मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ आइडल फंड्स लाइंग विद इट अंडर वेरियस हेड्स। तो ये अलो करता है गवर्नमेंट को कि वो मॉनिटर करे और एक्सेस करे मोर देन 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के फंड्स को ये एक्सेस और मॉनिटर करेगा और हेल्प करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है, वंस गवर्नमेंट एक्सेस दीज फंड्स थ्रू PFMS इट डज नॉट नीड टू बोरो दैट अमाउंट। तो जब हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सेस कर देगी इन फंड्स को थ्रू PFMS, तो इट डज नॉट नीड, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट जो क्या है बारो करे दैट अमाउंट, उस अमाउंट को गवर्नमेंट बारो करे, उसकी नीड नहीं होगी। इसके बाद है, इट विल इंटीग्रेटेड विद IT नेटवर्क ऑफ GST। तो जो हमारा GST है उसका IT नेटवर्क है, ये उसके साथ भी इंटीग्रेटेड है। तो ये इंटीग्रेटेड है GST के साथ। ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है GST के रिलेटेड इसका। तो ये आगे कुछ हमारे बेनिफिट्स जो कि ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। अब है, गवर्नमेंट हैज़ मेड यूज़ ऑफ PFMS मैंडेटरी फॉर सेंट्रल स्कीम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मैंडेटरी कर दिया है PFMS को, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को, सभी सेंट्रल स्कीम्स के लिए। जो भी सेंट्रल स्कीम चल रही है ये उसको ट्रैक कर सकता है, इसको मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कोई भी स्कीम होगी उसको ये ट्रैक करेगा, चाहे
हमारी मनरेगा के अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आएगा, फंड्स रिलीज होंगे, उसको भी ट्रैक करेगा। चाहे गवर्नमेंट किसी भी और कोई नई स्कीम चला रही है, चाहे 6,000 रुपीज़ फार्मर्स को जो दिए जा रहे हैं किसान सम्मान निधि वो भी है, चाहे जो स्टूडेंट्स को लोन दिए जा रहे हैं स्टडी लोन उनको भी ट्रैक करेगा, स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं उनको भी ट्रैक करेगा। ये कोई भी और योजना आ जाएगी गवर्नमेंट की उनको भी ये ट्रैक करेगा, कोई भी स्कीम होगी गवर्नमेंट की सबको ये सबकी ट्रैकिंग करेगा PFMS। तो गवर्नमेंट ने इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको मैंडेटरी कर दिया है सभी सेंट्रल स्कीम्स के लिए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से क्या है PFMS, और इसको हमने बहुत ही इजी वे में विद हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है कि इसमें से खुद हमने क्वेश्चंस निकाले। जैसे हमने फर्स्ट पेज देखा था उसमें हमने 13 से 14 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पेज में ही निकाले थे। हमने इजी वे में इसको पढ़ा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 3 और 4 क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल स्लोली पढ़ लिया है। अगर आपको फिर भी इसमें से कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना आपका जो क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। अब हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम वो डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा, हमने जो अभी पढ़ा है वो हमें रिकैप हो जाएगा, रिकैप्चुलेट हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन और बना सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पेज में 13 से 14 क्वेश्चन बनाए, वैसे फ्रेंड्स आप भी खुद से ही क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो आपको और डीपली नॉलेज होगी उस टॉपिक की जो आप पढ़ रहे हो, आप उससे क्वेश्चन फ्रेम करोगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, बट जब आप उसको वापस चेक करोगे तो फिर वो आपको हमेशा माइंड में रह जाएगा। तो ये हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, टेस्ट सीरीज लाऊंगा मैं, तो हम वो टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज। उसके बाद क्या होगा, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, आप सॉल्व कर लोगे, आपको उसका जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे कि हमने क्या क्या क्वेश्चन गलत किए हैं और क्यों गलत किए हैं, इसका आंसर हमारा गलत क्यों है और सही आंसर ये क्यों है, जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तो टेस्ट सीरीज देने का कोई बेनिफिट नहीं है। और कोई भी एग्जाम होगा उसको क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जो हमने एग्जाम देना है अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है इसमें आपको MCQs ही करने हैं, आपको वहाँ पे कोई थ्योरेटिकली कुछ नहीं लिखना। तो आपने पढ़ना है MCQs के अकॉर्डिंग कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें से आप खुद ही MCQs फाइंड करो, आप उसको अंडरलाइन कर दो। जैसे मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ई-बुक, तो आप ई-बुक ले सकते हैं, उसको आप जो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQs बन सकता है, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि वो मेन चीज़ आपके दिमाग में रहे। जैसे ही अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन फ्रेम करे आपको वो क्वेश्चन झट से कर लो। और मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, हमने एक्स्ट्रा चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप UPSC भी एग्जाम दोगे, अगर आप एक्सेस स्टडी करोगे, हद से ज़्यादा आप पढ़ोगे तो भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपने वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि जो एग्जाम में आ सकता है आपको स्किप करना आपको आना चाहिए कि क्या टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये अकाउंटेंसी ही आप देख लो, अगर आप ऐसे कोई बुक्स ले लो और आप डीपली उसको स्टडी करो, बट वो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ना हो वो टॉपिक, तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, आपको यहाँ पे कोई PhD नहीं करनी, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप उसके रिलेटेड पढ़ें। तो MCQs रिलेटेड पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं MCQs। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या है, ये हमने पढ़ा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या है। PFMS का नहीं, ये सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका गोल क्या है। फर्स्ट है मैक्सिमाइज करना वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, जब मैक्सिमाइज करना वेल्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब मैक्सिमाइज करना द वेल्थ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका गोल क्या है, उसका गोल है कि वो मैक्सिमाइज करे वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कि गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स।
नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। डैश इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसकी लिमिटेशन क्या है? मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, या इग्नोर्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और वन साइडेड अप्रोच थी वो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। वो जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, ये भी करेक्ट है। ये इग्नोर करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, ये भी करेक्ट है। और ये वन साइडेड अप्रोच है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी पार्ट हमारा आ गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन। तो किस पे फोकस करता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस की एफिशिएंट मैनेजमेंट पे, ब्रांड डायमेंशंस पे, या अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की अरेंजमेंट्स पे, या ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये किस पे फोकस करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये करेगा हमारा डी ऑप्शन है, जो ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स पे फोकस करेगा ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी। सभी जो एलिमेंट्स हैं एक्वायर कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, यूज मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इन सब को, जो इन सब पे फोकस करेगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी ये आ गया हमारा पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कम्स अंडर। ये किसके अंडर आता है? ये हमने फर्स्ट पेज में भी डिस्कस किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो ये आता है हमारा, हमने अभी देखा था फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर। पीएफएमएस किसके अंडर आ गया? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर आ जाता है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम अर्लियर नोन एज, ये भी हमारा फर्स्ट पेज में हमने देखा था कि इसको पहले क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, और नेशनल प्लान स्कीम्स मॉनिटरी सिस्टम, या स्टेट्स प्लान स्कीम मॉनिटरी सिस्टम, और पब्लिक प्लान स्कीम मॉनिटरी सिस्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरी सिस्टम, CPSMS। तो ये हमारा कौन सा करेक्ट आंसर आ गया? फर्स्ट। यही फर्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन था, और ये हमारा यहाँ पे हमने कर लिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीएफएमएस कवरेज इंक्लूड्स। तो ये क्या क्या कवर करता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, स्टेट सेक्टर स्कीम्स और बोथ 1 और 2। ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि ये कवर करता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये दोनों को कवर करता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को भी कवर करेगा और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भी कवर करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बोथ 1 और 2, क्योंकि ये फर्स्ट को भी कवर कर रहा है और सेकंड को भी कवर कर रहा है। तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था पीछे स्लाइड्स में। तो ऑप्शन क्या है करेक्ट? ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, पीएफएमएस वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये इनिशियली स्टार्ट कब हुआ था? एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इनिशियली स्टार्ट कब हुआ था? एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन की। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हमने पढ़ा था 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। ये भी हमने फर्स्ट पेज में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन कौन सा है करेक्ट? ऑप्शन है 2009। तो ये कुछ गाइज एमसीक्यूज आगे हमारे इस टॉपिक से, पीएफएमएस से। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अच्छे से सॉल्व करें। तो गाइज यही था इस टॉपिक में हमारे। और आज गाइज हमारा अकाउंट असिस्टेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, एक मेजर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक हमारा, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं आता अकाउंट्स, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। इसीलिए मैंने इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको इजीली समझ आ गया होगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। अगर आपको इसमें से किसी भी पूरे टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, जब किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया। और अगर आप कुछ और कोई चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बने इससे रिलेटेड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाए, जो कि या फिर कोई एमसीक्यूज़ पे वीडियो, वो भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही एमसीक्यूज़ पे मैं वीडियोज़ लाऊँ,
तो वो जल्दी करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर मुझे लगेगा कोई मिसलिनियस कोई टॉपिक्स कुछ रह रहे हैं तो मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए ये हमारा लॉस्ट टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो PFMS हमारा लॉस्ट टॉपिक है। और अगर आपने नहीं देखें, कोई मिस किए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल के ऊपर चैनल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे वीडियोस के नेक्स्ट राइट साइड पे आएगा प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के आपको सभी वीडियोस वहाँ पे सीरियल वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिलेबस वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, आप इन दिए गए नामों पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डेली के करंट अफेयर्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे हम डेली के करंट अफेयर्स और जो जो इश्यूज़ हैं वो सब डेली कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई एडमिशन्स का कुछ है, जो भी आ रहे हैं न्यूज़ वो हम पोस्ट करते हैं। और गाइस आपको मैंने जो ई बुक दिखाई थी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, इसमें कंप्लीट सिलेबस है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का, हर एक एस्पेक्ट टच किया है और इसको MCQ की तरह बनाया है। और MCQs हर टॉपिक के एंड में MCQs भी पूछे हैं। तो वो अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे 9419265308 पे आपको मैसेज करना है और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इस ई बुक को। उसके बाद आप वीडियो को देखें और उसके बाद आप ई बुक से रिवाइज़ करें। फर्स्टली आप वीडियो को समझें, टॉपिक को समझें और फिर आप ई बुक से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और लास्ट में जो MCQs दिए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज यही था आज की डिस्कशन में। आई होप आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को आपको ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी, आपकी कंप्यूटर सेक्शन आएगा हमारा JNK सेक्शन, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।